अस्सलामुअलैकुम कहेंगे दोबारा से। हमारा जियो पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है @जियो पाकिस्तान टीवी। जनाब अब कराची में वैसे तो पूरे जब सबसे मवेशी मंडी लगी है, रात को अगर आप कभी चले जाते तो मेले का समा होता है, जगमग और हुकूमत को ये लग रहा था कि वहाँ 7 बजे तक कारोबार होता है। हैरानी की बात यह है, और उन्होंने अपने तक एक इकदाम उठाया कि रात 11 बजे तक अब खरीदो फरोख्त की इजाजत देती है। सर, अगर आप सुबह 4 बजे या रात 3 बजे भी चले जाएं ना, तब भी वहाँ काफी दिन से कारोबार उरूज पर। आप ये बात कर रहे हैं, आपको पता है ना कि पंजाब में इस वक्त लॉकडाउन है लाहौर में 10 दिनों का, तो ताजिरों ने तो बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ जैसे कि देखा भी नहीं, तो लिहाजा उन्होंने खुद ही डिसाइड कर दिया है कि जी सॉरी दिस इज अनफेयर, तो हम तो खोलेंगे दुकानें। तो ये भी हम आपको जरा इस डिटेल में भी जाएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आर टॉप स्टोरी फर्स्ट, और आपको बताएं कि ऑपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए बिलाखिर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात भी हो गई, लेकिन अब भी मामला पहले आप से आगे नहीं बढ़ा। हुकूमत तो इसे बगल में छुरी और मुंह पे राम राम करार दे रही है। ऑपोजिशन ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारी शुरू कर दी, और इस सिलसिले में बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। मुल्क के 3 अहम सियासी रहनुमा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों लाहौर में हैं, जहां पीर के रोज शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई थी, और कल बिलावल की फजलुर रहमान और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। बिलावल का ये कहना है कि शहबाज शरीफ सेहतयाब हो गए हैं और हमारे इनकलाब की क़यादत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बिलावल के साथ ही खड़े शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जवान कंधे हैं, क़यादत की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपूंगा। तो दोनों एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे बेसिकली। आगे दिखाएं। राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। आप ये ना समझिएगा कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हाँ। ये बेसिकली भाईचारे का इजहार कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान तो हुकूमत गिराने के लिए एक अरसे से तैयार बैठे हैं। अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो, तो उसको हम मैनेज करेंगे, और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। हम सब दोबारा बैठकर सोच रहे हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर। तमाम वफाकी वज़ीर इत्तलात शबरी फराज से जब शहबाज मुलाकात का जिक्र हुआ तो उन्होंने कुछ यूं तबसरा किया। उन्हें आज मिल रहे हैं बिलावल भुट्टो, और नहीं वो तो मिल चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ मिल रहे हैं। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ कि इन दोनों के बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। अच्छा चलें, ये भी आपने सुन लिया। और अब नैब तरमीमी बिल पर भी हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। एनीवे, ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे बेहतर तज्जिया कौन दे सकता है? जी सोहेल वड़ाइच साहब ने आज हमें सोहेल वड़ाइच साहब शहबाज शरीफ अपैरेंटली बिलावल कह रहे हैं कि सेहतयाब हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिलावल के जवान कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। कहीं ये बस जिम्मेदारी पासी तो नहीं होती रहेगी, या फिर वाकई कुछ होगा भी, और अपोजिशन इस मरतबा कुछ हमें मुतहर्रिक नजर आएगी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। जहाँ हुकूमत पर ये दबाव बड़ा है कि वो कुछ करके दिखाए, और उनके यहाँ नज़र भी आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ करने की पोजीशन है। अपोजिशन पर भी मुसलसल अवामी दबाव बढ़ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं, बयान देते हैं, और आप कुछ करें। तो चुनाचे ये दबाव मुझे ख़ास तौर पर महसूस हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर। तो ये ठीक है कि दोनों एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लीड करें या आप लीड करें, लेकिन बुनियादी बात तो यह है कि इनिशिएटिव क्या लिया जाता है, और कब लिया जाता है, और कितना लिया जाता है। तो फिलहाल तो यूँ लगता है कि अपोजिशन भी उस दबाव में कुछ ना कुछ करने को तैयार होगी, और ईद के बाद वाकई कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आएगी जो कि काफी अच्छे से कुछ
जी, पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा? कोई मार्च होगी, कोई धरना होगा? मतलब ऑब्वियसली अगर वो मिल रहे हैं और बड़ी मुतहरिक हुए हैं काफ़ी देर बाद, तो कुछ प्लानिंग तो की होगी इन्होंने, क्या आपने सोचा है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो मार्च और धरने होते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर इनका मुखालिफ हूँ, क्योंकि जब ये सारी जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं और पार्लियामान को ही मुतहरक कर लें आप, और पार्लियामान के अंदर ही आप अगर एक अच्छी अपोजिशन बना लें जो कि हुकूमत को टफ टाइम दे, तो यही काफ़ी होता है। और पार्लियामान के अंदर जो सारी मूवमेंट्स हैं, पहले वो उसको ऑर्गेनाइज करें। ये जो धरने और मार्च होते हैं, ये थोड़ी सी इनके अंदर जो है तो ये भी जमहूरी और जमहूरी आज़ादियों का हिस्सा है, लेकिन इससे डिस्टेबलाइजेशन और अदम इस्तेकाम और जो पब्लिक सेफ्टी है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो बुनियादी बात तो यह है कि ज्यादा बेहतर है कि ये पार्लियामेंट को फाल करें और वहां पे अपना एहतजाज या जिस किस्म की भी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी है वो की जाए। अच्छा, नैब के मामले पर भी वड़ायत साहब डेडलॉक बरकरार है। दूसरा, अभी शिबली फराज साहब की हम गुफ्तगू मुख्तसर से दिखा रहे थे, सहाफ़ियों ने जब उन्से सवाल किया कि जी अपोजिशन लीडर इस तरह मिल रहे हैं, तो बड़े इल इन्फॉर्म्ड से लगे और ऐसा लग रहा था शायद उन्हें कोई परवाह नहीं है या उन्हें कोई मसला नहीं है कि अपोजिशन कुछ भी करे, कोई भी अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे से मुलाकात करके कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप करें, तो हुकूमत को वाकई कोई फिक्र नहीं है अपोजिशन जो भी लाहे अमल अपनाएगी। अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको फिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मुआशी दबाव आम लोगों पर पड़ता है, तो कोई भी अगर बाहर निकला तो आप देखेंगे कि चूंकि महंगाई बहुत है, आम लोगों पर मुआशी दबाव है, तो फिर इसका डर होता है, एक खदशा होता है कि लोग उसके साथ शामिल ना हो जाएं। अगर सियासी पार्टियां सिर्फ बात करें ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क उस दिन पड़ता है जब सियासी जमातों के साथ अवाम भी शामिल हो जाए, और उसके लिए राइप है मौका कि अगर सियासी जमातों ने वाकई कोई एफर्ट लगाई तो हो सकता है कि अवाम भी निकल आए, और वो फिर खतरनाक होगा पीटीआई के लिए। सही, वो फिर खतरनाक होगा। नैब वाले मामले पे जो डेडलॉक है, आपको लगता है उस मामले में कोई पेशरफ्त हो सकेगी? देखिए, मैं सजेस्टिव मैं बात कर सकता हूँ कि ये डेडलॉक नहीं होना चाहिए। पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना, और हमेशा जो दुनिया भर में जो लेजिस्लेशन होती है गिव एंड टेक पे होती है। डेडलॉक जो है ये पार्लिमानी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। डेडलॉक को तोड़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ अफहाम तफहीम से आगे बढ़ना चाहिए। FATF का मामला है, सारी दुनिया का हम पर दबाव आ सकता है, हम आइसोलेट हो सकते हैं। नैब का मामला है जिससे पे सारी सियासी पार्टियां आपस में बटी हुई हैं। लाजमी तालीम का मामला है। इतने अहम मौज़ूआत हैं और उनको सिर्फ जो ज़ाती अना और पार्टी फुरुआत जो हैं उनकी वजह से डेडलॉक नहीं आना चाहिए। एक इज्तिमाई मफाद होता है, कौमी मफाद होता है, उसके तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। चलें, छोड़ें वड़ायत साहब ये सियासी बातें। आप मुझे बताएं, आपने बकरा ले लिया या आप कुर्बानी ऑनलाइन कर रहे हैं इस दफ़ा? नहीं, मैं जरा मुख्तलिफ मेरा तरीका है कई सालों से। वो ये है कि जो जिस कसाई से हम गोश्त लेते हैं उसी को पैसे पहुंचा देते हैं, वो ईद वाले दिन सुबह सुबह करके और फिर हमें गोश्त पहुंचा देता है। तो वो तो दिखा तो देता है आपको बकरा कि नहीं दिखाता? जरूर देखता है। दिखा देता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अब्दुल्ला सी, देयर आर डिफरेंट वेज। ज़रूरी नहीं है कि आप घर ही ला के, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि आपने करना है, लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत इतनी सहूलियात हैं, और आपको पता है कि कोविड का ज़माना है, वैसे ही डिस्करेज किया जा रहा है कि आप मंडी ना जाएं और मिंगल ना करें। बिल्कुल ना जाएं, लेकिन मैं एक अवामी राय जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगा कि 10 से 12 किलो का बकरा का अगर आपके घर आए ऑनलाइन कुर्बानी के बाद, तो बकरा जब जिंदा हालत में होगा तो उसका कितना वजन होगा? 14-15 किलो नहीं, उससे ज्यादा में भी। आप मुझे जरा सजेस्ट करके बताइएगा, और इसका साइज क्या होगा? इससे 20 से 22 किलो होगा। 20 से 22 किलो होगा। हड्डियों वगैरह को भी तो काउंट करो। नहीं, तो 10 से 12 किलो गोश्त और हड्डियां मिला के आपके घर आ रहा है, तो जब जिंदा होगा तो वो 15-16 किलो से ज्यादा तो नहीं होगा। इतनी मतलब गंभीर किस्म की ये बात क्या करने की आपको भाई, ये इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है। मैं हुमा को सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो इन्होंने ऑनलाइन बकरा कर लिया है, लेकिन एक और बकरा, ये जरा तगड़ा वाला बकरा जो है वो ले लें। मैं बैल देखने की बड़े इंतजार में हूँ। आपको पता है ना, याद है ना
आप लोगों को पिछली साल, जो कि छुपाते रहे थे पहले अनाउंसमेंट करके कि जी मैंने कुर्बानी की बैल ले ली है, उसके बाद किसी ने देखी नहीं क्योंकि बेचारी थोड़े से वो कमजोर हो गई थी, जरा कमजोर, वो बैल बकरा लगना स्टार्ट हो गई थी, बल्कि बहुत ही कमजोर सा बकरा। एनीवे आगे चले। इस साल भी विल ट्राई कि आपको कोई तस्वीरें दिखाएं। एक्चुअली आई कांट क्योंकि मेरा तो ऑनलाइन ही है। अच्छा जी, पेशावर यूनिवर्सिटी के शेख जैद इस्लामिक सेंटर में बहैसियत चौकीदार तैनात नूर मरजान खान ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एमफिल की डिग्री हासिल कर ली। अब्दुल्ला, ज़रा आप इस पे गौर फरमाएं। अंदाज़ा लगाइए आप। नूर मरजान खान का ताल्लुक जनाब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से है और वो गुज़श्ता 20 साल से चौकीदारी की मुलाजमत कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने तालीम भी जारी रखी है। अगर इंसान में विल होना तो दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती। ये बात तो तय। मतलब कैसे आपको कोई पढ़ाई से रोक सकता है? You carve your own ways then. और वो अगर आप करना चाहते हैं तो देयर इज नथिंग दैट एनीबडी कैन डू। आपको बताएं कि नूर मरजान ने इस्लामियात में एमफिल किया और उनके मकाले का मौजू कबायली अज़ला के रस्म रिवाज का हिंदुओं और सिखों के रस्म रिवाज के साथ तकाबली जायजा। क्या इंटरेस्टिंग इनका मौजू था और इसी पे हम बात कर लेते हैं। एक तो इनका जो तकाबली इनका जो थीसिस है उस पर, और ये स्ट्रगल, ये सफ़र कैसा रहा। नूर मरजान खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नूर, बहुत मुबारक हो। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू और आई एम श्योर कि इसके पीछे आपकी बहुत लगन, बहुत मेहनत और बहुत सी कुर्बानी जो है मौजूद है। तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि शुरू में सोच लिया था, क्योंकि काफ़ी साल लग गए आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां आए और मुझ गरीब जैसे आदमी की इंटरव्यू की। मेरा नाम नूर मरजान है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला खैबर, तहसील जमरोद, गांव गुंडी से है। मैं यहां 2001 में आया था चौकीदार की पोस्ट पर। मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन थी, उसके बाद मैंने FA कर ली, प्राइवेट BA प्राइवेट कर ली और उसके बाद फिर मास्टर, B.Ed, M.Ed और फिर MPhil की डिग्री अल्लाह ताला ने उससे नवाजा। वाओ, मतलब आपके कॉन्फिडेंस से भी पता चल रहा है कि क्या ज़बरदस्त। पढ़ाई से भी वैसे तो कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा नूर मरजान साहब, आपने मैट्रिक के बाद एक नौकरी तो कर ली, लेकिन क्या आज से 20 साल पहले आपको लगता था कि इतनी पढ़ाई काफ़ी है, या तभी सोच लिया था कि जब भी मौका मिलेगा तो आला तालीम हासिल ज़रूर करूँगा? मैं जब BA कर ली तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी थी दफ्तर में कि मुझे मेरी डेजिग्नेशन चेंज किया जाए, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मास्टर लेवल के से कम हो आपको नौकरी, वो नौकरी नहीं मिलती जिससे आपका घर का चूल्हा सही तरीके से चल सके। तो मैं, एक तो शौक़ भी था, दूसरा ये था कि ज़रूरत था, और शौक़ ज़रूरत में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने मास्टर, दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, BA में मार्क्स अच्छे आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे मास्टर इस्लामियात पेशावर इस्लामियात डिपार्टमेंट में मुझे एडमिशन मिला रेगुलर। लेकिन मसला ये था कि उधर टाइम मैनेज करना था, मेरे पास ये टाइम का बहुत मसला था और ड्यूटी का भी मसला था। तो मैंने MA के दौरान 16 घंटे की शिफ्ट में 2 साल मुसलसल काम किया है। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी वो इतवार के दिन, वहाँ उस टाइम छुट्टी होती थी तो मैं घर जाता था। इतवार को छुट्टी होती थी तो इतवार के दिन जब मैं घर गुजारा करता तो वो भी रात को मैं यहाँ पर उसकी जगह दिन को ड्यूटी करता था और रात को मैं घर जाता था। हफ्ता बाद या 15 दिन बाद मैं अपने घर को जाता था। मैंने अपने सोशल लाइफ को मुतासिर किया, मैंने अपने माशी लाइफ को मुतासिर किया, लेकिन एक एम था, एक ज़िद बन गया कि इंशाअल्लाह मैं आला तालीम याफ्ता होके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे इलाके जो है, हमारा इलाका है, वहाँ पर तालीम का बहुत फुकदान है। क्या ज़बरदस्त आपका एम था और जहाँ जॉब करते हैं डिटरमिनेशन। वहीं पे कहीं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई की, टीचिंग की बड़ी अच्छी सी जॉब मिल सकती है। यू हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर इट। अच्छा नूर, FA और BA तक तो ठीक है, लेकिन ये कैसे तय किया कि फिर MPhil भी करना है और इसी सब्जेक्ट में करना है इस्लामियात में, और क्या अभी PhD का भी है कोई इरादा? में एक रिकॉर्ड है कि मैंने 2011 से दिसंबर 2014 तक एक एजुअल लीव भी नहीं ली, जो मेरा हक बनता था वो भी नहीं ली, क्योंकि मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिला अल्लाह ताला ने डिग्री के सूरत में दे दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि 2006 से मैं मुसलसल दरख्वास्त दे चुका हूँ 2020 तक, और इस दरख्वास्त में मैंने फ्री ऑफ कास्ट टीचिंग की भी वो पेशकश थी कि मैं इस चौकीदार की पोस्ट पर हूँ, लेकिन तनख्वाह भी ये है, लेकिन कम अज़ कम मुझे ये
मौका दिया जाए कि मैं टीचिंग कर सकूं, क्योंकि मेरी डिग्रियाँ सारे रेलेवेंट है, टीचिंग के साथ बीएड है, मेड है और एमफिल है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी दरखास्तों पर कोई अमल नहीं हुआ 2020 तक। हालांकि एकेडमिकली वीक लोग आए हैं, उनको अपॉइंटमेंट किया गया, मेरे बाद उनको परमानेंट किया गया। 14 स्केल 14 BPS 14 में, BPS 15 में, BPS 16 में, BPS 17 में, BPS 19 में लोग लिए गए हैं, लेकिन उनके लिए वो लवाज़मात नहीं अपनाए गए जो अपनाने थे। मेरे साथ जो हो रहा है मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हम कबाइली हैं, हमारे यहाँ तालीम की बहुत फुकदान है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तालीम के ज़रिए अपने जो हुनर मैंने सीखा है मैं लोगों तक इसका पहुँचाऊँ, इससे फ़ायदा उठाऊँ और माशरे को भी इसका फ़ायदा मतलब यहाँ तो हम जो अथॉरिटीज़ हैं जो डिसाइड करती हैं कि किसको लेना है और किसको नहीं, उनको हम कहेंगे कि क्यों नहीं आपको ये नज़र आ रहे। देखिए पढ़ाई कर लेना और PhD और जहाँ तक पहुँच जाना इज़ वन थिंग, लेकिन वो लगन होना, वो शौक होना, क्योंकि वही तो आपने इम्पार्ट करना है स्टूडेंट्स में। और नूर मरजान के पास तो वो कूट कूट कर भरा हुआ है, वरना इतनी मुश्किलात में कौन कर ले पढ़ाई। इंटरव्यू कर लेते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि आपको पता लग जाता है कि मेबी आपके पास जितने टीचर्स हैं उनसे ज्यादा आर्टिकुलेट, उनसे ज्यादा अच्छी बात करने वाले ये हैं। और इधर ही हम जब बात कर रहे हैं तो दिस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग आई मस्ट से। टेलीविजन पे बात करना सबसे मुश्किल काम है, क्लास से ज्यादा मुश्किल काम है। खामोश हो जाते हैं, अपना पॉइंट ही नहीं बना सकते। नूर मरजान आपसे जरूर पूछेंगे कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था, क्योंकि जब आपने सोचा कि इसी यूनिवर्सिटी से MPhil करना है तो आपकी फैमिली, दोस्तों और यूनिवर्सिटी के लोगों के जानिब से कैसा ताउन मिला, कहाँ मुश्किलात आई और कहाँ आपको सपोर्ट किया गया? अभी तक मैंने वो बात नहीं की कि मुश्किलात को मैंने हल कैसे किया। मुश्किलात बहुत थी, खासकर MPhil की एडमिशन की, क्योंकि MPhil की जब एडमिशन करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी आपको साथ ही अदा करना पड़ती है। MPhil की एडमिशन के लिए मैंने अपने बंदूक बेच दी अब और कर्ज पर पैसा लिया, तब जाके 63,000 रुपये बन गए और मुझे एडमिशन के जो ड्यूज़ थे वो मैंने क्लियर कर दिए और क्लासेस जाना शुरू किया। बहुत मुश्किलात थी, पहाड़ के पहाड़ थे, उसके बाद असाइनमेंट लिखना, फिर उसके बाद सेमिनार करना, ये सारे पैसों के ज़रिए होते हैं, क्योंकि आपके साथ अगर वसाइल ना हो, आप किसी बाज़ार में प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, आप बाज़ार से ही वो चीज़ें ले रहे हो जो एक आदमी के पास अपने होने चाहिए, उसके लिए वसाइल की ज़रूरत है। लेकिन मैंने अपने आप को मुतासिर किया, अपने फैमिली को मुतासिर किया, लेकिन अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह है आज मैं MPhil डिग्री होल्डर हूँ। नूर मरजान खान, आप अज़्म हिम्मत और मेहनत की वो दास्तान है जिसको लोगों को देखना चाहिए और इससे सबक हासिल करना चाहिए कि इंसान में अगर लगन हो तो वो कोई भी मंजिल पा सकता है, कोई भी मुश्किल उसके रास्ते में हायल नहीं हो सकती। और तमाम वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं जहां ये चौकीदारी करते हैं, आपका नाम बहुत ऊंचा होता अगर आप इस इंटरव्यू या फिर नूर मरजान खान के मीडिया पे आने से पहले इन्हें नौकरी दे देते और फिर हम कहते कि हाँ ये वो चौकीदार हैं जो आज एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, पढ़ा रहे हैं। एक सोचने वाली बात है कि ये फैक्ट भी नूर मरजान को भी पता था कि ये सारा मरहला बड़ा मुश्किल होना है, बट दैट डिड नॉट स्टॉप हिम। हमने जितनी भी इंस्पायरिंग स्टोरीज की हैं अपने शो पे, ये मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी है, क्योंकि इतनी मुश्किलात, इतनी ऑपोजिशन, इतना वो गोल जो काफ़ी दूर आपको नजर आएगा, इतनी पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचना, और अभी भी इनका रुका नहीं है। ही इज सो आई वुड से गंग हो टू डू मोर। और हमारा सोसाइटी का बायस भी बड़ा एविडेंट होता है, बड़ा एविडेंट होता है सोसाइटी का बायस। अगर कोई आपका मुलाजिम हो, किसी भी इदारे की बात कर लें, इवन पर्सनल मुलाजिम हो जो आपके घर में भी ड्राइवर हो या आपका डोमेस्टिक स्टाफ हो, और वो पढ़ लिख के एक ज़बरदस्त इंसान बन जाए और उसके बाद वो आप ही के पास तालीम या नौकरी के लिए आए और वो तमाम क्रेडेंशियल्स पे पूरा उतर रहा हो, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि लोग उन्हें नहीं मौका देते क्योंकि इनके जहन में वो ड्राइवर, चौकीदार, वो काम वाला ही वहाँ तक ही रहने चाहिए। एनीवे, थिंक अबाउट इट, दिस नीड्स टू चेंज। और काश कि वो वक्त आए कि ऐसे जो वाक़यात हैं वो ख़त्म हो जाएं पाकिस्तान में, जिसका भी हम जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि सुन के ये एकदम से आपका दिल हिल जाता है कि अभी तक लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं आई कि खुदारा ये चीज़ें छोड़ दें। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में क्या हुआ, अवेयरनेस तो हम ना ही एक्सपेक्ट करें आने वाली चंद दहाइयों भी, लेकिन हम कानून की अमलदारी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि इस किस्म की कोई हरकत करेगा उसको वाकई सजा मिलेगी, ताकि अगला करते हुए सोचे कि मैंने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे नहीं बच जाऊं। दोनों पहलुओं पे बात होगी। पहले हम लोगों को बता दें हम बात क्या कर रहे हैं। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद का ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद कोई नज़रअंदाज कर देने वाली
वाली बात नहीं है और पुलिस तो जो एक्शन ले वो ले। माशरती सतह पर ख्वाजा सराओं के हकूक़ का ख्याल रखना हम सबको सीखना पड़ेगा। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद की जानिब से ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद और उन्हें हरासा करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई और वीडियो में मुसल्लह अफराद ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद करते और उनसे बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद CPO रावलपिंडी ने ख्वाजा सराओं को हिरासा करने के मामले का नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। SP रावलपिंडी का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाले शख्स की शनाख्त कर ली है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी नहीं किया जा सका। पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन ये पहला मौका नहीं है एक्चुअली जब ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया। इससे कबल कई ख्वाजा सराओं को कत्ल भी किया जा चुका है। ये सारा कुछ भी हमारे सामने हो चुका है। ये शख्स जो क्लाशनकोफ उठाए यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा था, अपनी जान का खतरा जरूर है। इसकी ख्वाहिशात ये थी कि जी इसने बरहना करके ख्वाजा सराओं को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा जी, आपको बता दें कि कौन कौन हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज बात करने के लिए। रावलपिंडी पुलिस में नौकरी हासिल करने वाली पहली ख्वाजा सरा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर रीम शरीफ हमारे साथ हैं और साथ ही ASP सिविल लाइन रावलपिंडी बीनिश फातिमा ने भी हमें ज्वाइन किया। बीनिश, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे, जरा बताइए ये वाकये जो है ये हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इनका हम जिक्र करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या लोगों को सेंसिटाइज करना, अगर कुछ सजाएं होती तो ये काम वैसे ही रुक जाते। आप क्या कहेंगी इस सिलसिले में जो अभी हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये और हम इसको फुली कंडेम करते हैं। रावलपिंडी पुलिस में हमें जिस वक्त इस वीडियो की इंटीमेशन मिली थी, हम सारे उसी वक्त रात को ही वी स्टार्टेड ट्रेसिंग कि ये बंदा कौन है। विद इन अ फ्यू आवर्स वी वर एबल टू ट्रेस द इंसिडेंट। हमने विक्टिम्स को ट्रेस किया, उनके पास हम खुद गए कि आप इसको रिपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। वी गॉट एन FIR रजिस्टर्ड और अभी ये पर्सन एट लार्ज है, लेकिन हम बिल्कुल इसको इंशाल्लाह विद अंडर 24 आवर्स बहुत जल्द हम इसको पकड़ लेंगे। और हम बिल्कुल इसको एज अ पुलिस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम इसके बहुत अगेंस्ट हैं। बल्कि पिंडी में हमने तहफ़्फ़ुज़ के नाम से ये इनिशिएटिव लिया ही इसलिए ताकि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी इस तरह के इंसिडेंट्स को और क्राइम को फेस करती है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस कर सके। हमारे CPO साहब SN यूनुस साहब ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि बड़े शहरों में ख़ास तौर पे जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ये बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम फेस करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग उस तरह नहीं होती और पुलिस रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता। इसी चीज़ को देखते हुए हमने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया था। इसका आइडिया ये था कि ख्वाजा सरा कंफर्टेबली पुलिस के पास आए और इनका मसला हमें पता चले, सीनियर लेवल तक ये बात पता चले कि ये किस किस तरह का क्राइम फेस कर रहे हैं और फिर हम पुलिस का भी उतना ही एम्पल रिस्पॉन्स इनको दे सकें। और हमारा तहफ़्फ़ुज़ की वजह से ये चीज़ें आप देखें बहुत मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गई हैं। पिंडी के अंदर जो ख्वाजा सरा का मर्डर हुआ, अंडर लेस दैन 24 आवर्स वो बंदा ट्रेस हो गया। कोई हरासमेंट होती है फौरी तौर पे वो एड्रेस हो जाती है। इनको पता है कि एक सेंटर सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बनाया गया है और आप वहाँ पर देखें हमें। अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अब ये मंजर आम पर चीज़ें आ रही हैं, वाक़यात आ रहे हैं, क्योंकि इनका नोटिस लेने में एक डेढ़ हफ्ता लग जाता था। रीम, आपसे जानना चाहेंगे, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर आप काम कर रही हैं, आपकी यहाँ पर मौजूदगी के बाद से क्या आपको लग रहा है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी ज़्यादा कंफर्टेबली अपना मौक़िफ़ यहाँ लेकर आ रही है, अपनी शिकायत दर्ज कराने आती है? और ये जो शिकायत है पर्टिकुलर जिसका हम तस्करा करेंगे, इसमें कितने लोग अफेक्ट हुए हैं और अभी तक क्या किया जा सका है? इस बंदे को पहचान तो लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले ये कि जो है वो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। जैसे बिनी साहिबा ने कहा कि हम लोगों ने जो है वो जो विक्टिम्स थे हम लोग उन तक खुद गए और उनको जो है वो हमने जाके कंफर्टेबल किया। हमने उनसे बात की कि जो है वो बीइंग ट्रांसजेंडर पर्सन हमें पता है, मुझे पता है कि मेरी कम्युनिटी जो है वो सप्रेस है सोसाइटी में। हम लोगों के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई जुल्म होता है तो हम लोग जो है वो चुप करके बैठने में ही जो है वो बेहतरी महसूस करते थे कि एक तो हमारे साथ मसला हुआ है, दूसरा इस मसले के ऊपर हम पुलिस के पास जाएंगे तो कौन सा हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट किया जाएगा। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि CPO रावलपिंडी SN यूनुस साहब ने जो ये तहफ़्फ़ुज़ के नाम से इनिशिएटिव लिया है और उसमें जो है वो मेरी हायरिंग है,
तो मैं अपनी कम्युनिटी को ना सिर्फ जो है वो समझती हूँ, बल्कि जो है वो जिस लेवल की वो बात कर रहे हैं उस लेवल की जो है वो सारा कुछ मैंने भी फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो ये कि सबसे पहले तो हम लोगों ने इनको जाके जो है वो खुद आइडेंटिफाई किया, खुद इनको बाहर लेके आए, इनको रिलैक्स किया, इनको हमने यकीन दहानी कराई कि हम आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। और उसके बाद जो है फिर इन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी। देखें जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो मसले हैं वो कोई भी मर्द या औरत नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे मसले इतने डाइवर्स किस्म के हैं, इतने मुख्तलिफ नौइयत के हैं कि आम लोगों को समझ ही नहीं आता। फिर हम लोगों ने एक लैंग्वेज डेवलप की हुई है, जैसे कि एक कोड लैंग्वेज है जो कि हम आपस में बात करने के लिए करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें इतना लाइफ में जो है वो थ्रेट किया है, इतने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन। द गुड थिंग रीम, द गुड थिंग इज के बिल्कुल द गुड थिंग इज के थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, और वो चेंजेस क्या है उसी पे हमने जरा मजीद बात भी करनी है। आप हमारे साथ ही रहिए। रीम शरीफ और ASP बीनिश फातिमा हमारे साथ हैं, इनसे और भी सवाल करने हैं कि किस तरह हो सकता है कि ये इंसिडेंट्स कम भी हो जाए और ये ख्वाजा सराओं का जो काम है अगर वो फंक्शन पे जा रहे हैं तो वो भी बरकरार रहे और उनके साथ ये तशद्दुद भी ना हो। बड़ा मुश्किल है वैसे। रीम शरीफ और ASP सिविल लाइंस बीनिश फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा सराओं पर होने वाले बदतरीन तशद्दुद का जो ताज़ा वाक़या आया है उस पर हम बात कर रहे हैं। बीनिश, क्विकली हमें बताएं, आइडेंटिफाई तो हो गया ये इंसान जो क्लाशनकोफ लहरा कर इनको हरास कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और अपनी फरमाइशें कर रहा है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या किया गया? इस आदमी को ट्रेस कर लिया गया, इसके हमने मल्टीपल डेटाज निकाल लिए हैं, इसकी फैमिली की भी हमें इंफॉर्मेशन और वेयर अबाउट्स मिल गए और हमने इसके ऊपर मल्टीपल रेड्स भी कंडक्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह इन अ फ्यू आवर्स, बहुत कम टाइम में हम इस बंदे को अरेस्ट कर लेंगे। ही इज़ एट लार्ज, ये अपने घर वगैरह से भाग गया हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अच्छा बीनिश, क्यूरियोसिटी है तो आपसे पूछ भी लेते हैं कि जब आपके पास कोई वीडियो पहुंच जाती है, कोई वायरल हुई है, कोई चीज़ आप खुद इनिशिएटिव लेके जाके रिपोर्ट करने, या फिर आपने जिस तरह कहा है कि हमने खुद ख्वाजा सराओं को ढूंढा और उनसे कहा कि FIR काटो, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब आप इस बंदे को भी पकड़ लेंगे? फिर क्या सज़ा होगी इसकी, क्या लूप होल्स हैं? अक्सर हमने देखा है कि वो डिटरेंस बात बनती नहीं है, ये छुट भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है तशद्दुद का। बिकॉज ऑन दिस फोरम हम काफ़ी सालों से यही बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि कुछ आपको लगता है कुछ बेहतरी आई है? देखिए, सबसे पहली बात क्राइम की रिपोर्टिंग होती है। हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। तो आप देखें कि ये इस वक्त हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है रावलपिंडी पुलिस में कि हम इस बंदे को पकड़ें, हम इसको कन्विक्ट करें, हम इसको कोर्ट के पास भेजें। दूसरा फिर लेवल आपका कोर्ट्स पे आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे विक्टिम जो है वो राजीनामा कर लेते हैं। खाली ख्वाजा सरा विक्टिम नहीं, बल्कि जो भी वीक पार्टी होती है वो राजीनामा कर लेती है। तो ये लॉ के अंदर हमारे बहुत सारे लूप होल्स हैं। हमने अपने विक्टिम्स को इस केस में ख्वाजा सरा जो हमारे हैं उनको बताया कि वी आर स्टैंडिंग विद यू, हम आपका हर एविडेंस कोर्ट में देंगे, बंदा भी पकड़ के कोर्ट में देंगे। आप लोगों ने सेटल नहीं करना, आप लोगों ने इस ट्रायल में खड़े रहना है और हम लेकिन फिर उन्हें धमकियां, आपको पता है बीनिश कि उन्हें धमकियां मिलती हैं, उन्हें दोबारा हरास किया जाता है, तो जाहिर है वो भी फिर मजबूर होते हैं ना। बल्कि रीम से पूछ लें कितनी प्रोटेक्शन रीम मिल सकती है, और आप कितने ऐसे केसेस को जानती हैं जहां पे ख्वाजा सरा एक्चुअली अपने खिलाफ जो जुल्म होता है उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि उनको धमकियाँ मिल रही होती हैं? देखें जो है वो ये हमारे जो कुछ मसले जो हैं वो हमारे सिस्टम से रिलेट करते हैं, कुछ लूप होल्स जो हैं वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट हैं। ये सिर्फ जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सनस का मसला नहीं है, औरतों और मर्दों के साथ भी इसी तरीके से है कि क्योंकि जो है वो हम कम्प्लीटली जो है वो उनको वो उस तरीके से नहीं प्रोटेक्शन मिल रही होती, तो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं कुछ। लेकिन अगर मैं तहफ़्फ़ुज़ की बात करूं तो मैं पर्सनली जो है अपनी कम्युनिटी के साथ जो है वो कनेक्टेड हूं और इन विक्टिम्स के साथ कनेक्टेड हूं। मैं उनको जहां पे भी वो थोड़ा सा हमारे हमारे कल्चर एग्जिस्ट करता है इन पाकिस्तान, जिसको ख्वाजा सरा कल्चर कहते हैं, तो ख्वाजा सरा कल्चर में गुरु चेला का कॉन्सेप्ट है। तो मैं इनकी गुरु को भी काउंसल करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए प्लीज़ आपने स्टेप बैक नहीं करना, आपने इनको माफ़ नहीं करना। मैं इनको बता रही हूँ कि देखिए जो थप्पड़ पड़े वो आप लोगों को पड़े, आपके किसी गुरु को नहीं, आपके किसी और इंसान को नहीं, किसी जानने वाले को नहीं। डट के खड़े रहेंगे और आप लोग इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे और ये शख्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और फिर दूसरों के लिए इबरत होगी
कि ये भी इंसान है, ऐसा नहीं बहुत करना बहुत शुक्रिया ASP बीनश फातिमा और रीम शरीफ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमारे साथ हैं। ये वो बात है जिस पे हम बात करते रहेंगे कि उन लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है इसको। भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास जिसमें आप कभी ड्रैगन पे भी उड़ रहे होते हैं और कमाल की एडिटिंग है, तो ये तो हम जान सकते हैं एडिटिंग है वैसे, और सब सारी चीज़ें छोड़ दें, थॉट प्रोसेस सबसे पहले तो आइडिया आना, उसके बाद सारा काम स्टार्ट होता है। ये सब कुछ हमने उनसे पूछना है। और मैं देख रही थी अभी वीडियोस वगैरह, हॉर्स राइडिंग तो हमने सुनी थी, टाइगर राइडिंग मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी, तो लिहाजा इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ऐसे ही तो नहीं लोग इन्हें लेजेंड कहते हैं। जी मतलब बड़ी हमने ढूंढ के इनको हम लाए हैं आज शो पे। लेकिन सबसे पहले जी बात कर लें कि मंडियों में क्या हो रहा है। और ईद कुर्बा में सिर्फ 3 दिन रह गए, सिर्फ 3 दिन रह गए। रियली छुट्टियों पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन नहीं छुट्टी का होगी आपसे इंशाल्लाह ईद पे भी मुलाकात तो बताएं कि मंडियों में इस बार रवायती रौनक नहीं है और खरीदारों को शिकवा के इन हालात में भी व्यापारी जो है वो कीमतें कम करने को तैयार नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त जारी है। कोरोना के बायस माशी हालात ख़राब होने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हुई है और इस दफ़ा खरीदारों में वाज़े कमी देखने में आ रही है। ये तो मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि अब्दुल्ला भी मंडी नहीं गए, जो कि मतलब 3-4 बार जाते हैं हर बार। होना तो यही चाहिए था कि खरीदार कम होने की सूरत में व्यापारी जानवरों के दाम कम कर देते, लेकिन मवेशी मंडियों में इसके बरक्स देखने में आ रहा है, जहाँ जानवरों को कीमतें अब भी आसमान से बातें कर रही हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मंडियों में ना मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तासुरात सामने आते हैं, तो आप हमें बताएंगे आज जियो पाकिस्तान TV पे कि आपको जो जानवर अगर मिल गया है तो क्या निस्बतन सस्ता मिला है, महंगा मिला है, या अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने इलाके, अपने शहर, अपने गांव की मंडी में क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, आपने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया, लिहाजा प्लीज अब्दुल्ला को कोई कुछ ना बताए, मुझे एड्रेस करके आप जरूर ट्वीट कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले चलते हैं इस्लामाबाद। बकरे देख रही हैं आप? हाँ, इनसे छोटा होगा आपका जी। इसमें मैंने एक वो भी देख ली थी, गाय कमजोर वाली, ऐसी कि आपकी पिछले साल की गाय याद आ गई थी। अच्छा जी, वैसे उस पर जुल्म किया था आपने, उसको तो जाने देते। अच्छा जी, मवेशी मंडी के बारे में हमें इरफा फिरोज लाहौर से बताएंगी। नहीं, पहले इस्लामाबाद से बताएंगी भाई इरफा फिरोज। सॉरी, इनका जरा शहर मिक्सअप हो गया था मेरे। नहीं, पहले हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस्लामाबाद से देखते हैं पहले। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में। मंडियां जो है इस्लामाबाद में सज चुकी हैं और खूबसूरत जानवर जो हैं उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर लिया। व्यापारी भी जो है वो कसीर तादाद में जानवर इस्लामाबाद लाए हैं, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि ख़रीदारों ने जो है उस तरह से रुख नहीं किया जिस तरह से पहले पिछले सालों में जो है वो मंडियों का रुख होता था कि एक जो है वो मेला लगा होता था और कसीर तादाद में जो है वो ख़रीदार जो है मंडियों में आते थे। जब हमने ख़रीदारों से पूछा तो उनका ये कहना था कि इस बार रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जो बकरा 25 या 30 का होता था वो इस बार जो 50 और 60 का जो बिक रहा है और लाख से कम तो कोई बैल उन्हें नज़र आ ही नहीं रहा। जब व्यापारियों से हमने इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से इस बार जो है वो खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो जिसके बाइस जो है वो इस बार जानवरों की कीमतें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो जिस तरह का माहौल इस बार हमें उम्मीद थी कि इस बार हमें देखने को मिलेगा, उस तरह का इस बार जो है वो ईद पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। जी अच्छा जी, अल्फा तो बता रहे थे। हाँ, अल्फा बता रहे थे। हाँ, अल्फा बता रहे थे, ऑब्वियसली बड़ा अच्छा बता दिया है। और बाकी मुझे लगा कि रश नहीं था जितना हम लोग देखते हैं ना कि कितना रश होता है। इस्लामाबाद में कहाँ रश होता होगा मंडी से। ओके, व्हाटएवर। लाहौर चलते हैं और ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगियां पर लगाई गई बकर मंडी में और यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की खरीददारी के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। गो कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं जितने आखिरी चंद रोज़ में देखा जाता है, क्योंकि कोरोना के बायस कुछ लोग एहतियातन मंडियों से जानवर नहीं खरीद रहे और ऑनलाइन जो कुर्बानी है उसको तरजीह दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं, जानवर ज़्यादा मौजूद हैं, व्यापारी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, लेकिन ग्राहक और व्यापारी की जो तकरार है उसके दरमियान हमने देखा है कि बात कहीं ना कहीं बन रही है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं लेकिन ख़रीदारी उतनी तेज़ नहीं है जितनी होती है। जानवर ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम हैं। लाहौर के अतराफ़ में लगाई गई मुख्तलिफ जो मंडियाँ हैं वो अब अपने अरूज पर हैं और आने वाले चंद रोज़ में यहाँ पर ख़रीदारों की तादाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है।
सूना पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है लाहौर भी, तो लिहाजा वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। अब्दुल्ला देख लिया, गौर फरमा लिया आपने? दोबारा देख लिया मैंने। नहीं, वहाँ पे खास खरीदार नहीं है। आई वंडर कि फिर क्यों दाम बढ़े हुए हैं वैसे। और ये जो कहना है ना कि ये कोरोना की वजह से जो है बायर्स वो नहीं आ रहे, शुक्र ही नहीं आ रहे। दैट वाज द होल आइडिया। देखें अभी भी ना भूलें। मुझे वजी अब्बासी साहब आपने ये तो बता दिया कि यूजुअली मैं वेट का जो कह रहा था 10 से 12 किलो का, आपने बताया कंफर्म किया कि जितना वेट आता है गोश्त हड्डियों का उससे डबल वेट का जिंदा जानवर होता है। तो यानी ये आपका 20 से 22 किलो का बकरा होगा। हुमा आई न्यू दैट, थैंक यू वेरी मच, आपने ये दोबारा से रीअश्योर करा दी। मुझे तो पता था, इधर लोगों को पता नहीं अपने ही ख्वाबों में। लेकिन अब आप हमें ये भी ट्वीट करके बताएं कि आपको महंगे जानवर मिल रहे हैं या सस्ते मिल रहे हैं या मुनासिब दाम है। पेशावर से भी पता कर। रसूल दावड़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। ओवर टू यू रसूल दावड़। तकरीबन 10-15 हज़ार का फर्क जरूर आया है, लेकिन उसी हिसाब से जिस तरह पिछले साल रश हुआ करता था मंडियों में, इसी तरह इस साल भी रश है। जो खरीदने वाले खरीदार हैं वो भी आ रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से ये कहा जा रहा है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कि वो कोशिश कर रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो भी जिद कर रहे हैं, मंडियों में आ रहे हैं। और साथ साथ जो मवेशी मंडी है इसमें हम देख सकते हैं कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी या तो जानवर खरीद रहे हैं या ईद कुर्बानी के लिए ये फरोख्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि गुज़श्ता साल जिस तरह हुआ करता था, लोगों की रश हुआ करती थी, इसी तरह रवां साल भी मंडियों में काफ़ी रश है। इधर भी कुछ खास रश मुझे। अच्छा जी, अभी हम कराची से खुसूसी तौर पर ऊंट मंडी से हमें रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। मैंने 1-2 जगह वैसे ऊंट खड़े हुए देखे हैं, शायद आपको आपका जानवर मिल जाए। लेट्स सी। नहीं, अब ऊंट ही आएगा। ओवर टू यू अली इमरान सैयद। जी, मैं सोहराबगोट मवेशी मंडी के ऊंट की फ़रोख्त की जो मार्केट है वहाँ पे मौजूद हूँ। पूरी मवेशी मंडी का जायज़ा लिया है। शाम से ख़रीदारों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि अब यकीनन ईद में 3 से 4 दिन रह गए हैं, लिहाजा ख़रीदारी बढ़ रही है। फिर बारिश भी थमी हुई है, उसके सबब भी ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हुआ है। ऊँट की कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपये से शुरू होती है, जो बाज़ औक़ात जो बड़ी बिल्ड की गाय होती है या बच्चिया होती है उसकी कीमत के कमोबेश बराबर है। पिछले साल के मुकाबले में जो गाड़ियां आई हैं यहाँ पे मवेशी मंडी में सोहराबगोट की, वो तकरीबन 25 से 30% कम गाड़ियां, कम माल यहाँ पे आया है, व्यापारियों का कहना है। लेकिन अब ख़रीदारी पिक अप हो रही है और ये कि व्यापारी बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पे अपने जानवरों को जो पूरे साल ये उनकी फार्मिंग करते हैं लेके आए हैं कि वो यहाँ अच्छे रेट पे बिकें, ताकि साल भर की उनकी मेहनत का जो है आमदन उनको मिल सके और ये कि वो मज़ीद जानवरों की जो है फार्मिंग कर सकें। जी, 160 मिनिमम रेट है ऊंट का, इससे ऊपर आपको जरा और एक ऊंट देखा था आपने कितना तगड़ा था। आपके लिए हमने चूज कर लिया। वो सारी टीम भी मेरे कानों में कह रही है अब्दुल्ला का इस साल जो जानवर होगा वो ऊंट ही होगा, क्योंकि इतना वो हमें सुना चुका है अब्दुल्ला कि अब तो ऊंट से ही बात बनेगी। सॉरी, ठीक है, नहीं बस अब ये ऊंट ही होगा और हिस्सा हमारा आना चाहिए। अब मुझे पता लग गया कि आपका बकरा जिंदा जो है वो होगा कोई 20-22 किलो होगा, तो मुझे अपने की टेंशन लग गई है कि आपने मेरी टेंशन क्यों ली हुई थी? मेरी टेंशन मैं लूंगी, आप अपनी ले। ऊंट आ रहा है अब्दुल्ला का। यस, अच्छा जी, सब छोड़े, ये तो जो आएगा वो आएगा, हम आपको दिखा देंगे। लेकिन ऑलराइट, जाम सफ्तर ने हमें ज्वाइन किया है। जाम सफ्तर साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सफ्तर भाई, कैसे हैं? जी भाईजान, अल्लाह का करम है। अच्छा जाम सफ्तर साहब, हम बड़े फ़ैन हैं आपकी वीडियोस के, तो कैसे आपने ये सिलसिला शुरू किया? आइडियाज़ पहले आते हैं या फिर आपके दोस्त इसमें आपकी मदद करते हैं, या बस ऐसे बैठे बैठे आप सोचते हैं कि आज जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें शेर के ऊपर मुझे बिठाकर किसी तरह मैंने करना है परफॉर्म? जी, ये आइडिया मैं खुद ही निकालता हूँ यूट्यूब से सर्च करके, गूगल से। कोई दोस्त आइडिया नहीं देता मुझे, मैं खुद ही शूट करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। अच्छा सफ्तर साहब, ये तो हेल्प चाहिए होती होगी ना किसी की, क्योंकि हमें अब थोड़ा सा हम भी इधर काम करते हैं तो समझ तो आ ही जाती है कि पहले आइडिया आता है, उसके बाद सारी मेहनत होती है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये आइडियाज क्या आपके इर्द गिर्द? जी बताइए। मैं आइडिया जो है ना यूट्यूब से ही देखता हूँ, गूगल पे सर्च करके पहले आइडिया देख लेता हूँ कि इस पर मैंने वीडियो बनानी है, फिर उस पर मैं अपनी शूटिंग करता हूँ। मैं खुद ही करता हूँ, ये कभी मेरे साथ किसी ने हेल्प नहीं की, मैं अकेला ही करता हूँ ये काम। मैं स्टैंड भी खुद लगाता हूँ, अपना स्टूडियो भी खुद तैयार करता हूँ।
अच्छा, मैं साथ साथ ना आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, हैरान भी हो रहा हूँ। मुझे हैरानी ज़्यादा इस बात की हो रही है कि नोबडी इज होल्डिंग दैट कैमरा। कोई कैमरा आपका पकड़ के आपकी वीडियो नहीं शूट कर रहा होता, आप स्टैंड में, हाँ, आप स्टैंड में रख के खुद ही शूट भी कर रहे होते हैं इसको। जी बिल्कुल, मैं अपने स्टैंड पे लगा के खुद यूज़ करता हूँ, खुद ही उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं काम अपना जारी। अच्छा, बड़ा ही वन मैन शो है आपका, डेफिनेटली जिस तरह आप बता भी रहे हैं। तो कितने साल हो गए करते हुए? और टिकटॉक को अक्सर हम सोचते हैं, वैसे तो हर कोई टिकटॉक पे होता है, लेकिन लगता है कि ज़रा यंग टीनेजर्स बच्चों वाला है, हालांकि ओल्डर लोग भी थोड़े से आ रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह आपने तो इस बात की कोई फिक्र नहीं की और आपने कहा बस टिकटॉक ही जगह है। जी, मैंने टिकटॉक पे पहले वीडियो देखता था, इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो मेरा थोड़ा सा मकसद है अपना आइडिया था कि इस पे मैं आ जाऊँ। मैंने खुद ही इसका आइडिया निकाले। अच्छा जाम सफदर साहब, टिकटॉक पे हम अमूमन वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसमें इस लेवल की, इस तरह की एडिटिंग नहीं होती। तो इसके एडिटिंग के लिए आपके पास क्या कोई खास टैलेंट है, या आप वीडियोस लेते हैं फिर उसे एडिट करते हैं? ये एडिट किस तरह करते हैं आप वीडियोस? सॉफ्टवेयर है कोई आपके पास? जी मेरे पास लैपटॉप भी है, मोबाइल से भी मैं करता हूँ। लैपटॉप पे मैंने अडोब प्रीमियर प्रो भी यूज़ करता हूँ, फिल्मोरा भी करता हूँ, कैन मास्टर का भी मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल पे। अच्छा, तो सफदर साहब आप करते क्या है वैसे? आप ये तो करते हैं, हाँ, ये तो करते ही हैं। और क्या काम करते हैं? और क्या काम करते हैं? मैं इसके अलावा खेती बाड़ी करता हूँ, हम किसान तबके से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि आपकी वीडियोस कितनी वायरल होती हैं और आपको लोग कितना फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं? अब कहीं आप चले जाते हैं तो लोग आपको पहचान लेते हैं या आपके साथ तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मुझे ये आइडिया नहीं था, लेकिन एक बार मेरा डेरा गाजी खान जाना हुआ, तो वहाँ जैसे मैं एक शॉप पे जूते लेने के लिए रुका तो वहाँ लोग जमा हो गए, मैं परेशान हो गया। कहा भैया हम आपके फैन हैं। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे आउट सिटी लोग देख रहे हैं। वहाँ जाके आपको पता लगा। अच्छा, घर वालों का क्या रिस्पांस होता है? आपकी फैमिली में जो लोग हैं, घर के लोग हैं, वो पसंद करते हैं आपकी वीडियोस को? सपोर्ट है उनकी आपको? जी मेरी वाइफ मेरी सपोर्ट करती है, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरी सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं ये एक वेला काम है, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। उनको ये अपनी शेयर वाली वीडियोस आप दिखाएं ना, तो पता चल जाएगा कि क्या वेला काम है और क्या नहीं। मतलब मशहूरी आप देखें कि आज आप जियो पाकिस्तान पे बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान आपको इस वक्त देख रहा है। तो ये वीडियो ज़रूर आप अपने घर वालों को दिखा देना। बड़े क्यूरियस हैं हम कि आगे हम क्या देखेंगे। मतलब हमने आपको जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर, शेर, ये सब कुछ तो देख लिया है, तो किसी पहाड़ पे, केटू पे चढ़ जाएंगे, क्या करेंगे? जी अगर मुझे सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह मैं अपना फन टैलेंट आगे लेके आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि एडिट का तो मैं मास्टर हूँ, लेकिन मेरे लिए आगे मसाइल बहुत हैं। अच्छा जाम सफदर साहब, ये जाहिर है हम तो बड़े इम्प्रेस हुए थे कि आप ये वीडियोस बना लेते हैं, तो और लोग भी आपके इर्द गिर्द जो मोहल्ले में हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपसे पूछते हैं कि ज़रा हमें भी सिखाओ कि किस तरह से एडिट करना है। और ये बस शौक ही है या इससे कोई आमदनी भी होती है आपकी? जी अभी तक कोई आमदनी तो शुरू नहीं हुई मेरी। अब लगता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उससे शायद मेरी आमदनी शुरू हो जाए। और लोग आपसे पूछते हैं कि ये एडिटिंग हमें भी सिखाओ ज़रा, कोई सीखने आता है? जी 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 बिल्कुल, आप जितने भी मैसेज या लोग रास्ते में मिलते हैं यही पूछते हैं, भाई आप कैसे ये एडिट कर लेते हो, इतने एडिटिंग कहाँ से सीखा आपने? वंडरफुल। अच्छा आपके बच्चे हैं सफदर भाई, बच्चों को क्योंकि उनको भी शौक होगा, भाई अब्बा कर रहे हैं टिकटॉक, तो हम क्यों नहीं करें? मेरी जो आइडिया ना इसमें पहले वीडियो जो है मेरे छोटे बेटे की, छोटे बेटे को देखकर ही मैंने ये टिकटॉक ज्वाइन की थी। वो पहले वीडियो बनाता था, वो 6-7 साल का है। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। तो अब उसके साथ भी कोई कोलैबोरेशन करें आप, और होपफुली इसके बाद बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनीज आपसे रब्ता करेंगी कि आप उनके लिए जरा कोई वीडियो बनाएं और फिर वो वायरल करें। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा था, ये आपने देखा, एक दफा दोबारा दिखा सकते हैं। पसंदीदा वीडियो इसमें से कौन है जाम सफदर भाई? आपकी पसंदीदा वीडियो इसमें से कौन सी है? शेर वाली, जहाज वाली, कौन सी वाली, या वो एयर बलून वाली? ये ट्रेन वाली। जी मैं वो नहीं, जो मेरी जहाज को मैं रोक रहा हूँ, सबसे फेवरेट। अच्छा, सबसे फेवरेट वो है। और कौन सी वीडियो है जिसको शूट करने में आपको बड़ा वक्त लगा या बड़ी मुश्किल पेश आई इन सब में से? सबसे जो ज्यादा टाइम मुझे मिला वो जहाज को जो मैं रोक रहा हूँ हैंड से, उस पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। अच्छा, और ये वैसे भी जहाज को रोकने में तो टाइम लग ही सकता है। जाहिर है जहाज को रोकने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो आप एक और वीडियो जिसमें आप पुल से लटक रहे हैं, तो आप ये असल में कहाँ से लटक रहे थे? जी एक पाइप था, उस पे मैंने लटका था। एक पाइप था जिस पे आप लटके हुए, जिस पे आप लटक रहे थे। अच्छा, कभी कोई चोट आई हो, क्योंकि ये बड़े स्टंट आप कर रहे हैं, तो कहीं इधर उधर कुछ ठेस लग गई हो, कुछ ऐसा हुआ है?
नहीं, कभी चोट तो मुझे नहीं लगी क्योंकि ग्रीन पर्दे का सारा कमाल होता है। ग्रीन पर्दे पे आप बनाते हैं सारे वीडियो। तो ये सारा कुछ आप ग्रीन पर्दे के ऊपर, क्रोमा के ऊपर शूट कर रहे होते हैं सफदर भाई? जी 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 बिल्कुल, क्रोमा की भाई आपकी मैं एडिटिंग की और आपकी अटेंशन टू डिटेल की दाद देती हूँ क्योंकि आपने ये बड़ा मेहनत का काम है। थॉट प्रोसेस इसमें है कि आप एक्चुअली हमारे पास आधा स्टूडियो जो है वो क्रोमा ही हुआ है, तो वो करना, वो ला के आप जहाँ रहते हैं उच्च शरीफ से आपका ताल्लुक है, अपने घर में पूरा सेटअप करना। कोई कमरा है जो आपने डिवोट किया हुआ है इस चीज़ के लिए, स्टूडियो बनाया हुआ है अपना? नहीं, मेरा स्टूडियो नहीं है। मैं घर के बाहर दीवार के साथ ही अपना स्टेपमेंट बना लेता हूँ, उसके बाद मौका मिला लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ। अच्छा, आपका पर्सनल अपना ज़ाती फेवरेट टिकटॉक स्टार या अदरवाइज वैसे कौन सा स्टार फेवरेट है? और दूसरा ये बता दें कि आप किसके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो स्टार या वो शख्सियत आपकी वीडियो में आए? जो मैं पहले देखता था वो मेरा फेवरेट पाकिस्तान का चौधरी जुल्करनैन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और वो चौधरी जुल्करनैन तो चलें टिकटॉक स्टार हैं, अदरवाइज कोई हमारे अदाकार आए हैं सियासतदान या सियासतदान, इनमें से किसी के साथ आप बनाना चाहेंगे वीडियो? जी, हमें मौका मिला तो हुमायूं सईद के साथ मैं ड्रामा करना चाहूँगा। भाई जबरदस्त भाई, हुमायूं सईद को मैं तो कहता हूँ इन्हें एडिटिंग का भी चांस दें और इनको ड्रामे में भी मौका दें। इंशाल्लाह हुमायूं सईद भी डेफिनेटली आपको देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ मिलियंस ऑफ लोग टिकटॉक पे हैं पाकिस्तान में, तो हम कुछ को ही चुन के दावत देते हैं अपने शो पे आने का, एंड यू आर वन ऑफ देम, क्योंकि आपका बड़ा ही मुख्तलिफ काम है। और लोग एक्चुअली तजस्सुस में थे आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं और आप ये कैसे कर लेते हैं, तो वो सारे सवाल हमने, जो हमें भी बड़ा तजस्सुस था। आपकी बात सही है। ये हमारे गांव में तो 3G 4G की सर्विस भी नहीं थी। पहले मैं अपनी सिटी से आउट जाके ये वीडियो को बनाता था, अब जाके हमारे पास ये 4G की सहूलत आई है। अच्छा, 4G की सहूलत अब आई है आपके पास और अब आप ये वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। ये अब आप कह रहे हैं आपकी कोई खास आमदनी टिकटॉक से तो नहीं है, ये तो आप शौकिया काम कर रहे हैं। तो आजकल जो बात हो रही है कि जी यूट्यूब को बंद कर देंगे और शायद टिकटॉक पे भी बात आ ही जाए, पाबंदी की, तो पाबंदियों की, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसी पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मतलब आप जैसे लोग जबरदस्त और हार्मलेस काम कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए इससे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को कि देखें, इस नौजवान तबके से बहुत लोग रोजगार कर रहे हैं, बहुत से डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं इस यूट्यूब के थ्रू। तो आप ऐसा ना करें कि एकदम से आप ऐप बंद कर दें, उसका मसला है वो हल करें। बहुत अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया आपका जाम सफदर उच्च शरीफ से, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वो जो एक वीडियो थी ना जिसमें जैकेट टूटती है और वापस आती है तो बच्चा साथ में आता है और दूसरी साइड में भी फिर एक बच्चा निकल आता है। तो कहने का मतलब है कि जो सारा हमने आपको मिलाया भी जाम सफदर से इसलिए क्योंकि ये बड़ा मलबा एक जो यूथ है, टीनेजर्स हैं, उन पे डाला जा रहा है कि बहुत ही ख़राब बातें हो रही हैं टिकटॉक पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बड़े बड़े लोग हैं जी इसमें, और अच्छा उन्होंने अपना जो टैलेंट है उसको किसी एवेन्यू, कुछ तो देना था ना, कुछ तो एवेन्यू उसको देना था, तो व्हाई नॉट टिकटॉक? और देखें हाउ फार ही हैज गॉन, ही हैज दैट ग्रीन पर्दा फॉर क्रोमा, एडिटिंग खुद करते हैं, और कितने सॉफ्टवेयर्स इन्होंने गिनवा दिए जिसके नाम हमें नहीं आते, जो ये इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप, और साथ साथ अपनी खेतीबाड़ी और किसान जो है वो जाहिर किसान घराने से ताल्लुक है इनका, तो वो खेतीबाड़ी का काम भी साथ साथ जारी रखे हुए हैं। तो अगर इस तरह लोग अपना दिल बहला लें, ये उनका एंटरटेनमेंट हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? कोई नहीं। मतलब वरना क्या एवेन्यूज ऑफ एंटरटेनमेंट है इधर पाकिस्तान में, मतलब कितने हैं? तो अगर बंदा घर बैठे कुछ इस किस्म की चीजें कर रहा है तो इसमें किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए। अब हमने आपको बता दिया है, तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं जो इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, जाम सफदर हैं, उच्च शरीफ में रहते हैं, और अगर आप इनके साथ कोई काम करना चाहते हैं, उच्च शरीफ वही है जो मोटरवे पे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो आता है M2 पे, मतलब मैं इस्लामाबाद लाहौर उसकी करी हूँ। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का बाजार बंद रखने का ऑर्डर ताजरों ने हवा में उड़ा दिया और बहुत शहरों में हुकूमती रिट चैलेंज हुई है। लगता यही है कि अब इंतज़ामिया को एक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। ऑल पाकिस्तान ताजरान और दीगर ताजर तंजीमों ने ईद से कबल पंजाब हुकूमत का 9 रोज़ा लॉकडाउन का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। और अंजुमन ताजरान के रहनुमा नईम मीर, जो कल हमारे शो पे भी थे, उनका कहना था कि ईद के दिनों में तवील लॉकडाउन का नोटिफिकेशन सख्त ज़्यादती है और ताजर बिला खौफ व ख़तरा कारोबार जारी रखें। वक्त कोई हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ना हमसे कोई मुशावरत की गई, ना हमें बुलाया गया, ना हमसे बैठ के बात की गई। बदकिस्मती हमारी ये है
कि हुकूमत भी कोरोना के पीछे छुप रही है, क्योंकि हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, हुकूमत के पास कोई कारकर्दगी नहीं है। 2 सालों के अंदर हुकूमत ने सब कुछ डबो दिया है। अब हुकूमत जो है वो नॉन इशूज़ को इशू बनाती है। वैसे कि इतना नॉन इशू नहीं था और थोड़ा सा आप भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इंस्टेड के सब कुछ मलबा हुकूमत पर डाल दें। कोई बीच की राह हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ही स्टेट की रिट को चैलेंज करना और अहकामात हवा में उड़ा देना, ये तो कोई तरीका और तुक नहीं है। लाहौर में लॉकडाउन के पहले दिन बड़ी मार्केटें और बाजार बंद रहे, तहम ताजरों ने एहतजाज किया। नारकली बाजार में चंद ताजरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की और फैसलाबाद में ताजरों ने हुकूमती लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद किया। अंजुमन ताजरान की जानिब से रेल बाजार से घंटाघर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। गुजरावाला में लॉकडाउन के पहले रोज़ शहर में मार्केटें और बाजार बंद रहे, तमाम अंदरूनी शहर बाजार ताजरों ने दुकानें खोली और ताजरों ने मार्केट से पसरू रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। मुल्तान में ताजरों ने बोसन रोड पर लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया। सियालकोट में अल्लामा इकबाल चौक और बहावलपुर में सर्कुलर रोड पर एहतजाज किया गया। तो एहतजाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि अब क्या किया जाएगा। शुक्रिया बसरा साहब। बसरा साहब, पंजाब हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मार्केट बाजार बंद करने का ज़ाहिर मुश्किल फैसला था और वज़ीर आज़म तो पहले किसी भी किस्म के लॉकडाउन के हक में नहीं है, लेकिन नज़र आया कि पिछली ईद पर जो हुआ वो इस मरतबा ना रिपीट हो, इसलिए फैसला किया और जाहिर है कि ज़रूरी समझा गया तो फैसला लिया गया। तो इससे पहले दिन ही अमल दरामद तो ख़ास हुआ नहीं, तो क्या अब सोचा है, क्या किया जाएगा आगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल फ़ैसला था, मुश्किल फ़ैसला है, चूँकि डे 1 से जो पाकिस्तान के इकानमी के हालात हैं, हम देख रहे थे कि ऐसी पॉलिसी अपनाएं और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, जिससे हम कोरोना को भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल रहा और इसी तरह जो इकानमी पे प्रेशर था, जो लोगों के रोज़गार का मामला था, वो भी कंट्रोल हुआ। लेकिन अब सूरत ये हुई कि आपने देखा कि ईद उल फितर पे हम सब लोगों ने बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी, बतौर अगर हम ताजरों की बात करें, सब ने हमने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमने SOPs पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की तादाद बढ़ी, इसलिए ये फैसला लिया गया। वी विल एग्री विद यू, वाकई SOPs का अमल नहीं किया और अभी भी अब तो बल्कि ये तासुर है कि जैसे ही ख़त्म हो गया तो जाने दो। आप बसरा साहब ये ज़रूर बताएं कि अब पंजाब हुकूमत की रिट चैलेंज हो रही है, ताजर मान के नहीं दे रहे, तो अब आपने करना क्या है इस हवाले से? उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, अपना फैसला बदलेंगे या कोई एक्शन सोचा हुआ है कि कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा ताकि ये फैसले पर अमल दरामद करा सकें आप लोग? लेकिन पहली बात तो ये है कि जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, हम NSCOC जो कमेटी बनी है उसमें मुतफ़िका तौर पर तमाम सूबों के स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, वो मुतफ़िका तौर पे फैसले लिए जाते हैं। अभी भी डेफिनेटली मैं फिर कह रहा हूँ कि परेशानी है, हुकूमत भी इस बात पे बहुत स्ट्रेस में है कि लोग पहले ही 3-4 महीने से बहुत परेशानी हुई, उनका रोज़गार मुतासर हुआ, लोगों को जॉब पे नहीं जा सके, कारोबार नहीं खुल सके। हम उनसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे, हम उनकी सुनेंगे, हम अपनी सुनाएंगे और उनको सिर्फ यही कहेंगे कि हम सब लोगों ने मिलजुल कर एक कौम बनकर मुत्तहिद होकर इस कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है। और अब शायद आखिरी वक्त है कि अब ये ईद उल अज़हा वाला रश वाला वक्त है, ईदें बहुत आएंगी, अल्लाह ताला हम सबको सेहत ज़िंदगी दे। इसको हमें अपना ज़ाती मसला नहीं बनाना, अपनी अना का मसला नहीं बनाना, हम सब ने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसले लेने हैं और इंशाअल्लाह ये मसाइल बातचीत के ज़रिए हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बसर साहब, हमें ठंडे दिमाग से ये सोचने की ज़रूरत है कि ईदें, शब बरातें, बकरा ईदें, छोटी ईदें बहुत आएंगी। हमें इस वक्त कुछ कंट्रोल कर लेना है, अपनी सेहत का, अपने घर वालों के, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखना है और अल्लाह ने जो फजल किया है हम पे कोरोना वायरस को कम करके, उसको ऐसे ही अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से जाएगा नहीं जाने देना, क्योंकि अल्लाह ताला भी ये सोचेंगे ना कि मैंने तो इन पे करम कर दिया, अब ये खुद अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आके कह रहे हैं कि कोरोना मुझे लगो। और मुझे ये समझ नहीं आती, ये अंजुमन ताजरान वगैरह से भी मैं ये पूछ लूं कि आप लोगों को क्यों नहीं ये बात समझ आ रही कि पिछले एक एग्जाम्पल सामने आ चुका है कि पिछली ईद के बाद क्या हुआ था, और अब ये कहना कि ये बिल्कुल जी ये हो नहीं सकता और ये कैसे ज़्यादती है हमारे ऊपर, कैसे भाई कुछ सेहत का भी ख्याल कर लो। खैर एनीवे पूछ लेते हैं। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, पंजाब में तो ईद के बाद तक के लिए मार्केट्स जो हैं वो बंद करने का कह दिया गया है, तो ये सब कोरोना की रोकथाम के लिए किया जा रहा है। एक दफ़ा दोबारा याद दिला दें तो अगर सिंध हुकूमत भी ऐसा फैसला कर लेती है तो आप लोगों का रद्द अमल क्या होगा? वैसे अगर हुकूमत ये फैसला कर ले तो अच्छा फैसला होगा। देखिए, हम तो पंजाब में ये जो फैसला हुआ 10 रोज़ के लिए बंदिश का,
हम तो इसकी भी मज़म्मत करते हैं, इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो ख़ुद इस बात की हिमायत और तायद की है कि अगर सख्त लॉकडाउन किया जाएगा तो खुसूसन छोटे ताजिर, रोज़मर्रा के काम करने वाले मेहनत कश मजदूर ये फाका कशी का शिकार होंगे। जब आप वज़ीर आज़म ये एतराफ़ कर रहे हैं तो एक ऐसे वक्त में जब अल्लाह का ये हम पर करम हुआ कि हम दुनिया भर के तमाम तर ममालिक में कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया, तो क्यों ना इसमें सहूलत दी जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी ताजिर तबका है। सिंध हुकूमत अगर ऐसा इकदाम करेगी हम मुज़ाहमत करेंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे। ये हम पहले ही बता रहे हैं कि हम जो सूरत हाल तिजारत की देख रहे हैं, अब हम मज़ीद लॉकडाउन के मुताबिक नहीं हो सकते। अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि मीर साहब अच्छा राब्ता खत्म हो गया हमारा, लेकिन बेसिकली कराची में भी उन्होंने कहा जी हम मजम्मत करते हैं और अब हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो अक्रॉस द कंट्री हमें ताजरों की तरफ से यही बात सुनने को मिल रही है कि वो नहीं लॉकडाउन को मानेंगे। नॉट मेक सेंस एट ऑल। मतलब कौन सा कोई 2 साल के लिए आपको लॉकडाउन में डाल रहे हैं 9 दिन। व्हाट इज द बिग डील अबाउट 9 दिन? और आपको पता है कि पिछली बार भी जो ईद पे हुआ था उसके बाद कितना स्पाइक था केसेस में, उसको भी तो आप नाप तोल थोड़ा सा कर रहे हैं। अगर एक हफ्ता अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? और आपका ये कहना कि फाके हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, दिस विल नॉट हैपन, इट डिड नॉट हैपन बिफोर और अभी भी नहीं देखिए, क्योंकि अगर आपने पिछली ईद पे SOP कोई फॉलो किया होता है ना किसी ने भी, वैसे आवाम का भी इसमें कसूर है। यू आर वेरी राइट, आई फॉरगॉट टू से दैट। तो फिर तो इस दफ़ा गुंजाइश बनती थी, लेकिन पिछली ईद पे जिस तरह हल्ला बोला था माशाल्लाह, हम मतलब दुकानें आप लोगों ने खोलनी भी हैं और SOPs फॉलो भी नहीं करने, मास्क भी नहीं पहनने, एक नंबर ऑफ लोग जो आपकी दुकान में आ सकते हैं, उन चीज़ों पे आपने गौर नहीं करना। कराची की क्या हम बात करें, कराची में आपको पता है ना, इससे पहले हमने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में सदर मुमलिकत की ज़रा कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई थी, लेकिन वो कराची की नहीं थी, वो इस्लामाबाद की ही थी। वो वहाँ मंडी गए और वहाँ उन्होंने एक पनाह गुज़ी कैंप का दौरा भी किया। सदर साहब अपने ज़रा होम टाउन का भी, आप कराची की तबाही के बाद तो क्या ही बात। तो आपको बता दें कि कराची में बारिशों के बाद सियासी इंतजामी और निज़ाम से मुताल्लिका सभी बहरान पैदा हो गए हैं और शहरियों को सभी हुकूमतों ने मायूस किया है। अब इन मसाइल का हल क्या है, किसी को तो तलाश करना होगा और आज हम बात भी करेंगे, हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सूबे बिलखसूस कराची की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। कराची की सूरत हाल देख कर लगता है कि वहाँ कोई हुकूमत नहीं। ये भी हुकूमत है कि उन्होंने इतने अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो फंड्स दिए गए, वो किधर गए? क्योंकि लगता तो ये है कि कराची में सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं। तो सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली का एक बहुत बड़ा मुंह बोलता हुआ सबूत दिया है। अच्छा जी, इसीलिए हम बात करते हैं ज़रा, हम सरबरा पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब से हम बात का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले उनसे जानेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हम बड़ा पीपल्स पार्टी को मोरत इल्ज़ाम ठहराते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कराची की नुमाइंदा जमात है, उनसे भी शिकवा करते हैं, लेकिन हम MQM को भूल नहीं सकते हैं क्योंकि नालों पर चाइना कटिंग, कब्जे, नालों पर तामीरात, ये सब कुछ MQM के ज़माने में भी हुआ है और MQM इस शहर की अकेली करता धरता थी। हम सबको ये बात मालूम है, तो इस शहर को यहाँ तक पहुँचाने में उसका भी किरदार उतना ही अहम है। मेयर कहता है कि हम मुझे 15 बिलियन रुपीज़ मिले। अगर मेयर की बात मान ली जाए तो 15 बिलियन के जो पैसे खर्च होने हैं डिस्ट्रिक्ट ADB के, उसका तरीक़ाकार ये कि 2 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर आप नहीं कर सकते और ये पैसा आप किसी और मद में, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा ये पैसा किसी और मद में आप खर्च भी नहीं कर सकते। तो अगर 2-2 करोड़ के 15 अरब रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं तो 750 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे। 750 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है 750 होने चाहिए थे। ये 7 प्रोजेक्ट शहर में नहीं दिखा सकते, सब करप्शन की नज़र है, तो गलत बोलते हैं। फिर किरदार ऐसा है कि कोई नए अख्तियारात देगा नहीं,
कोई जानता है कि जहाँ से जिनसे इख्तियारात मांग रहे उनके आपका किरदार कैसा है। तो और दूसरी बात ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिम्मेदार। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर फ़र्ज़ करें मेयर काम नहीं कर रहा तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई वो मेयर की सरजनिश करे, उसके पास इख्तियार भी है मेयर को हटाने का। लेकिन चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पार्टनर्स इन क्राइम में, उनको मज़े लगे हुए हैं और उनको शहर कराची से कोई उनको लगाव नहीं है, कोई वो सिर्फ नए हल्के बनाकर कराची को जीतना चाहते हैं। वो दिलों को जीतना नहीं चाहते, वो काम करके कराची को विन ओवर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस लिसानी बुनियाद पर इसको काट पीट के बिल्कुल इसको तहस नहस शहर के फैब्रिक को तबाह बर्बाद करके फिर कराची जीत जाएं वो, जो कि वो नाकाम होंगे। जो उनके पास है वो भी सब कुछ चला जाएगा उनके पास, उनके हाथों से। तो और फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह से उसको वो कहते हैं कि जब तक हमारे पास सूबे में सूबाई हुकूमत नहीं आ जाएगी जब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म साहब आते हैं, वज़ीर आला से मुलाकात ही नहीं करते। इससे अच्छी सिचुएशन वज़ीर आला के लिए कोई और हो नहीं सकती। ये तो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन अब सबसे अहम तो ये है कि इन मसाइल का कोई हल तो निकालना पड़ेगा और निकालना चाहिए ताकि अगली बारिशों में फिर वो हाल ना हो जो हम हर बारिश में देखते हुए आ रहे हैं। तो इसका फौरी और तेज़ तरीन हल जो है आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसका फौरी और तेज़ तरीन हल कोई भी नहीं है। इसका अल्टीमेट हल जो है वो कराची के और पाकिस्तान के लोगों के पास ही है। लोग अपने वोटों को सही इस्तेमाल करेंगे, सही लोग आएंगे। लोग अपने वोटों को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो अपने हाथों से अपने बच्चों के कातिलों को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर मैं कोई लगी लिपटी नहीं करूँगा। ये लोगों का, ये तो सब लोग कहते हैं, आज जो लोगों ने जो भी लोग रोना रो रहे हैं कि हमें ये तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, तो ये तो हुक्मरान कह रहे हैं कि भाई हम तो हमें क्यों कोई कह सकता है, हम तो वोटों से जीत कर आए, भाई जमहूरियत है। तो ये जमहूरी दहशतगर्दी जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है वो लोग अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो खामोश जो लोग हैं वो अपने वोटों का इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें, और जिन्होंने अपना इस्तेमाल किया अब उनको अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया है। चलें, आपका शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेकिन लोग तो कहते हैं कि पहले वो शहर की नुमाइंदा जमात MQM थी, अब शहर की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन कराची शहर की जो भी नुमाइंदा जमात हो, सूबे की नुमाइंदा जमात तो पीपल्स पार्टी रहेगी, क्योंकि यही देखते आए हैं। और वज़ीर आला भी जाहिर है सिंध पीपल्स पार्टी का ही होगा, क्योंकि वो बाकी सिंध से जीतते हैं। ऑल्दो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सच कोई खास सीटें नहीं होती, कभी कोई स्टेक नहीं होता, लेकिन क्या करेंगे, कराची पर हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की होगी ना। डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल उन्हीं की होती है। सिस्टम फिर फ्लॉड हुआ मे बी। हाफिज नईम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और कुछ सवालात उनसे भी पूछते हैं। हाफिज साहब, कराची में बारिश के बाद जो हाल हुआ है वो तो सामने ही है। साफ नजर आ रहा है कि वफाकी सूबाई और शहरी हुकूमतें शहर को एक बाकायदा निज़ाम देने में मुकम्मल नाकाम रही हैं। तो आपकी नज़र में बुनियादी मसला क्या है, आप क्या समझते हैं? सिंध हुकूमत इनको इख्तियार नहीं दे रही, वो एक अलग बात है। उस पर हम कराची के साथ हैं कि कराची को इख्तियार मिलना चाहिए, लेकिन जो इख्तियार इनके पास है उसके मुताबिक कोई मसला नहीं था फंड्स का। ये नाले साफ़ होने चाहिए थे पहले से। और फिर जबकि 1 अरब रुपए का फ़ंड अभी तो पिछले दिनों मेयर ने ऐलान किया था, वज़ीर बल्दियात दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो 15 दिन में ये साफ़ ही नहीं कर सके। तो इसके नतीजे में ये हुआ कि गुजर नाला और औरंगी नाला और इसी तरह से जो है वो जो लियारी नदी है उसने जो है वो बैक मारा, और उसके नतीजे में जो है ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। और छोटे नाले जो बरसाती नाले थे वो पहले ही जैम थे। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्दिया की है इसमें, और साथ साथ इस लिहाज से कि अगर उनके अंदर कोई कमी बेची थी तो फिर ये सूबे का काम था कि उसको देखते। अब आ जाइए एक ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। ओवरऑल सिचुएशन की बात यह है कि जो सूबाई हुकूमत है वो सारे इख्तियारात तो अपने पास रखती है और कराची को या बल्दियाती इदारों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। बताइएगा, अब आप साहब के जमात इस्लामी का दावा रहा है कि कराची के मसाइल का हल उनके पास है। नेमतुल्लाह खान साहब की लोग तारीफ भी करते हैं, अभी तक याद भी करते हैं उन्हें। अब ये नकासी है, आप वाला मसला ही ले लें। फिलहाल सबसे बड़ा मसला है जमात इस्लामी के पास क्या हल है इसका? देखें, सन 79 से लेकर सन 87 तक जमात इस्लामी के मेयर थे कराची में अब्दुलसत्तार अफगानी साहब। बेहतरीन तरीके से पूरा सिस्टम चलता था। मसाइल तो हर दौर में होते हैं, और इख्तियार के भी और साथ साथ माली वसाइल की कमी हमेशा कराची के साथ रही है। और मरकज़ ने कभी अच्छा सलूक कराची के साथ नहीं किया है, ना सूबे ने किया है। लेकिन इसके बावजूद महदूद वसाइल के बावजूद उस ज़माने में बेहतरीन तरीके से तरक्याती काम भी हुए
और मैनेजमेंट भी हुई और फराहमी आप भी और नकासी आपके मंसूबे भी बने। फराहमी आपका जो K2 मंसूबा था वो अफगानी साहब ने कराची को दिया था, फिर नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची को K3 का मंसूबा दिया और उनके कंट्रोल में नहीं था वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो सारे काम किए जिसके नतीजे में एक ऑनरशिप महसूस होती थी। शहर को वो ऑन करते थे, शहर के फादर के तौर पर जो वो बिहेव करते थे। जब बारिशें इसी तरह से उनके ज़माने में हुई तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 2.5-3 घंटे अपनी गाड़ी में सफ़र करवाया और कराची की सड़कों का मुआयना करवाया और बताया कि कराची के स्टेक होल्डर जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं वो इदारे के जो वफाकी इदारे हैं उनसे पैसे लेके दें। फिर वो पैकेज मिला जिसके नतीजे में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए थे। तो जब ऑनरशिप होती है तो आदमी अपने घर को जब ऑन करता है तो घर की तमाम परेशानी और मसाइल उसकी परेशानी और मसाइल होते हैं। शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। आप कहते हैं जी ओनरशिप का मसला है, जब ओनरशिप नहीं होगी तो फिर कराची के मसाइल का हल भी किसी के पास नहीं होगा। मेयर साहब वैसे नज़र तो आए, मेयर साहब तो बिल्कुल ही एब्सेंट रहे हैं हम ऑनेस्टली चाहते तो उनसे भी उनको इनवाइट करके बात कर सकते थे, लेकिन उनकी एक लाइन होती है कि मेरे पास वो इख्तियारात नहीं है, वो बजट नहीं है, वो वी हैव बीन हियरिंग इट फॉर द पास्ट 4 इयर्स। इसमें नो थैंक्स टू एनीबॉडी के पानी किसी ने निकाला हो, ये अब वो हालत है, ये कीचड़ का लेवल है जिसमें आपकी पूरी पूरी टांग अंदर घुस रही है। आप जरा अंदाजा करें। सो देयर इज कीचड़, देयर इज कचरा, देयर इज गार्बेज। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब इस कश्मीरी मोहल्ला में 3 दिन बाद जब कुर्बानी होगी इसी सूरत हाल में तो आप सोचें कि क्या हाल होगा इन इलाकों, लेकिन मैं सोच सकती हूँ। और ये तो कश्मीरी मोहल्ला है, आप बड़े कराची के अच्छे निस्बतन बेहतर इलाके देख लें, नॉर्थ नाज़िमाबाद देख लें, आप वहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के बड़े बड़े ब्लॉक्स देख लें जिसमें 4-4, 2-2 हज़ार गज के घर हैं, वो देख लें, सबका यही हाल है। और इस सारी सिचुएशन में पोलियो का मुहिम भी चल रहा है। आज उसका आखिरी रोज है, 25 तक थी, एक्सटेंड की गई थी। प्लीज अगर अभी भी मौका मिले तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। घर नहीं आई टीमें, आप बच्चों को ले जाएं अपनी जिंदगी में। ओके, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।